मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के हल्क़े नामपल्ली के उम्मीदवार जनाब जाफर हुसैन मेराज साहब, साबिक़ मेयर व रुकन बल्दिया अजीम तर हैदराबाद जनाब माजिद हुसैन साहब, दीगर अराकीन बल्दिया, क़ायदीन मजलिस, सुदूर व मोतमदीन इब्तिदाई मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन, सरगरम कारकुनान मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त माब पर्दानशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। इंतखाबात का ऐलान हो चुका और 7 दिसंबर को आप अपने हक़ राय दही के जरिए अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे। 5 बरस में एक मर्तबा इंतखाबात आते हैं और उस इंतखाबात में अवाम को हक दिया जाता है कि वो अपनी वोट के जरिए अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करे। और ये इंतखाब अवाम किस लिए करती है? ये इंतखाब किस लिए होता है? और 5 बरस में अपने वोट के जरिए उम्मीदवार को, अपने नुमाइंदे को मुंतखब क्यों करते हैं? अवाम अपनी आवाज को ऐवानों में पहुंचाने के लिए अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करती है, तो अवाम अपने दुख दर्द में उनकी आवाज बनकर इख्तिदार के कुर्सियों पर बैठने वालों के सामने उस दुख और दर्द को बयान कर कर उस दुख और दर्द को खुशहाली में बदलने की एक कोशिश करने के लिए मुंतखब करते हैं। तो अवाम अपने मसाइल के हल के लिए अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करते हैं। तो अवाम अपने जान और माल, इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करता है। तो फिर अवाम उसके बुनियादी मसाइल या बुनियादी सहूलतों को हल करने के लिए अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करता है। तो अवाम अपने हर दुख दर्द, मसाइल, तकलीफ या कोई भी हो मसला, उस मसले पर आवाज उठाने के लिए, उस मसले को हल करने के लिए इख्तिदार के ऐवानों तक अवाम की आवाज को पहुंचाने के लिए मुंतखब करता है। उसके साथ ही साथ मुल्क के सियासी हालात को देखकर मुल्क की सही मायनों में जो खिदमत कर सकता है, अवाम उसका इंतखाब करती है। मुल्क की सरहदों की हिफाजत अपने फैसलों के जरिए करिए, इसलिए मुंतखब करता है। तो कई और मसाइल है, सियासी, समाजी, बुनियादी, फिर मुल्क के और
माशी मैदान में, बेरोजगारी के मैदान में मुख्तलिफ चीजों को मद्देनजर रखकर एक राय दहिंदगान अपने वोट का इस्तेमाल करता है। तो आज सवाल यह पैदा होता है कि यहां पर खड़े मजमे में हर शख्स, इसमें कोई शक नहीं कि इस मजमे में ज्यादा तादाद मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के चाहने वाले हैं, या फिर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस मजमे में बेशतर लोग, ज्यादातर लोगों ने फैसला कर लिया है कि मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यह भी हो सकता है कि इस मजमे में बाज लोग होंगे जिनके जहनों में, दिमाग में, दिल में यह सवाल होगा कि आखिर मैं मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक में अगर वोट का इस्तेमाल करूं तो क्यों करूं, किस लिए करूं। मैंने आज से 5 बरस पहले भी मजलिस को वोट दिया, आज से 10 बरस पहले भी वोट दिया, 50 बरस से जायद अरसे से मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन को वोट देता आया हूं। और फिर आज इस इंतखाबात में भी मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन अपने उम्मीदवारों को मैदान में उठाई है, तो मैं वोट दूं तो मजलिस को क्यों दूं। तो मैं आज वही बयान करने के लिए आपके दरमियान में आया हूं कि वोट क्यों दिया जाए मजलिस को। लेकिन वोट मजलिस को क्यों दिया जाए उस पर बयान करने से पहले यह जरूर कहूंगा कि हिंदुस्तान में हर शहरी को बराबर का हक है और हर शहरी के पास उसके वोट की ताकत है। हिंदुस्तान में अमीर भी है, गरीब भी है, मुतवस्सित तबके के भी लोग हैं, कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई ऊपर, कोई नीचे है। लेकिन वोट रईस को कोई ज्यादा नहीं दिया गया तो वोट का हक कोई गरीब को कम नहीं दिया गया। वोट का हक तो सबका बराबर है। और इस हकीकत को याद रखो, अल्लाह ने अगर कहीं पर किसी को दौलत से नवाजा है तो अल्लाह ने किसी को कहीं पर पेट्रोल की दौलत से नवाजा है, अल्लाह कहीं पर किसी को हुस्न की दौलत से नवाजा है, या जमीनी दौलत से नवाजा है, समंदरी दौलत से नवाजा है, या किसी और दौलत की शक्ल में नवाजा है, तो याद रखो मेरे प्यारे भाइयों, हिंदुस्तान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पेट्रोल, सोना और दूसरे तमाम दौलतों से बड़ी दौलत व ताकत से हमको नवाजा है, वो है हमारा वोट। इस वोट को सही इस्तेमाल करो, और अगर ये वोट सही इस्तेमाल होगा तो इस मुल्क के मुकद्दर के फैसलों में हमारी मर्जी भी शामिल होगी। अगर हमारा वोट हम सही इस्तेमाल नहीं करेंगे और अपनी आवाज के लिए, अपने हक के लिए अगर हम अपना वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो याद रखो तुम बेआवाज रह जाओगे। जमहूरियत में सबसे बड़ी ताकत अगर है तो वो वोट की ताकत है। वोट का इस्तेमाल करो, और वोट का इस्तेमाल जामिन बनता है आपके हिफाजत की। वोट जमानत देता है आपके खुशहाली का। वोट आपको बाइख्तियार बनाता है। और आज हम अगर समझते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे साथ इंसाफ नहीं होता,
हमको हमारा हक नहीं दिया जाता, हम पे मजालिम होते हैं, हम पर बुनियादी सहूलतों से हमको महरूम रखा जाता है, हमको इस मुल्क के मुकद्दर के फैसलों में शामिल नहीं किया जाता, तो शिकवा व शिकायत वही कर सकता है जिसने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। और आज इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अगर हम मुनज़्ज़म हो जाएं और मुत्तहिद हो जाएं और अपने लिए, अपनी जमात के लिए, अपनी आवाज के लिए, अपने हक के लिए वोटों का इस्तेमाल करेंगे, तो खुदा की कसम इस मुल्क के मुकद्दर के फैसलों में जरूर हमको भी शामिल किया जाएगा। और कोई भी फैसला हमारे मर्जी के बगैर नहीं होगा। हमारा इंतशार आज हमको कमजोर बना देता है। अगर आज हम मुनज़्ज़म हो जाते हैं, मुत्तहिद हो जाते हैं, तो बेशक हम बादशाह नहीं, या बेशक हम बादशाह नहीं बन सकेंगे, लेकिन खुदा की कसम कोई हमको बादशाह गर बनने से नहीं रोक सकता। तवाज़ुन क़ुव्वत आज हमारे पास है, लेकिन हमको उस तवाज़ुन क़ुव्वत का सही इस्तेमाल करना होगा, सही सिमत में उसको ले जाना होगा, मुत्तहिदा तौर पर तवाज़ुन क़ुव्वत का इस्तेमाल करना होगा। अगर हम अपने तवाज़ुन क़ुव्वत का सही इस्तेमाल करेंगे तो खुदा की कसम हमारे मर्जी के बगैर ना कोई इस मुल्क के तख्त पर, तो क्या इस रियासत के तख्त पर भी नहीं बैठ सकता। लेकिन आज हम अपने ताकत को समझना नहीं चाहते। आज हम हमारे वोट की अहमियत को समझना नहीं चाहते, और उसका नतीजा यह हुआ कि हमारी नुमाइंदगियां कम हो गई। ऐवान पार्लियामेंट हो या रियासतों की असेंबलियां हो, आप बताओ कि नुमाइंदगियां कितनी घट गई हैं, क्या तनासुब हो गया। आज ये सब हालात क्यों? 1947 में सरकारी मुलाजमत में अक़लियतों और बिलखुसूस अक़लियत मुसलमान का तनासुब 23% था, और 70 बरस की आजादी के इस तारीख में सरकारी मुलाजमत में हमारा तनासुब 23% से गिरकर आज 1 या 2% पर आ गया। तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार बेशक वो वक्त के हुक्मरान हैं, तो साथ ही साथ हमको चाहिए कि हम अपने गिरेबान में भी झांक कर देखें। हमारा इंतशार बेरा रवी की जिंदगी और हमारे जिंदगियों में कोई मकसद नहीं था। इस वजह से आज ये दिन हमको देखना पड़ रहा है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पुलिस सेक्शन की तबाही और बर्बादी के बाद एक लुटे हुए कारवां को जमा कर कर फिर से जिद्दोजहद का आगाज किया। तो कैसा वक्त, कैसे हालात थे। यहां ये नौजवान खड़े हैं, शायद ये नौजवान मजलिस की तारीख से वाकिफ नहीं। आपने गुजरात के फिसादात की दास्तानों को सुना, गुजरात में हुए कत्ले आम के बारे में सुना, गुजरात में हुए कत्ले आम में मरने वालों की तादाद और नंबरात को सुना, मुजफ्फरपुर के फिसादात और तबाही और बर्बादी के दास्तानों को सुना, लुटी हुई इस्मत और आबरू के वाक़यों को, किस्सों को सुना। लेकिन नौजवानों, तुमने कभी क्या अपनी तारीख के औराख को उठाकर अपनी सरजमीन दखन वो हैदराबाद की तारीख को कभी पढ़ा, कभी जानने की कोशिश की
मजलिस पर तनकीदें तो की जाती हैं, मजलिस पर इल्जामात तो लगाए जाते हैं, लेकिन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आज जिस मुकाम पे खड़ी है, इस मुकाम पर खड़े होने के लिए मजलिस ने बहुत सी तकालीफ, मुसीबत व आजमाइश के दौर से भी गुजरा है, गुजरना पड़ा। हिंदुस्तान की आजादी के बाद पुलिस सेक्शन के नाम पर लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ था और पंडित सुंदरलाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 1.5 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ, जिसमें ज्यादातर लोग मुसलमान थे। कहा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा कि पुलिस सेक्शन एक ऐसा नासूर है जिसको मैं अपनी खबर में अपने साथ ले आऊंगा। कैसी तबाही और बर्बादी! जाओ अपने घरों में, अगर आपके बुजुर्ग जिंदा है, दादा जिंदा है, नाना जिंदा है, नानी जिंदा है, दादी जिंदा है, तो जाओ उनसे पूछो कि पुलिस सेक्शन क्या था। पुलिस सेक्शन ऐसी तबाही और बर्बादी की दास्तान है कि सुबह का सूरज निकला, तख्त चला गया, ताज चला गया, इस्मतें लुट रही थीं, आबादियां जल रही थीं, दानियां काटी जा रही थीं, मुसलमानों के टोपियों को उंगलियों पर उछाला जा रहा था, मां बहन की छातियों को काटा जा रहा था, इस्मत आबरू लुट रही थी, कुओं में पानी कम, तैरती हुई लाशें ज्यादा थी। ऐसी तबाही और बर्बादी कि लोग गांव को छोड़कर शहर का रुख कर रहे थे। सब कुछ लुट चुका था, सब कुछ तबाह हो चुका था, हमारे पास कुछ नहीं था, सिर्फ खौफ था, मायूसी थी, जेल थी, जलते हुए घर थे, जलते हुए आशियाने थे, तो लुटी हुई इस्मत थी, तो यतीम बच्चे थे, और लहलाती हुई खेतियां जो उजड़ चुकी थी वो थी, और कुछ नहीं था। ऐसे हालात में मजलिस का हिया हुआ तो लोग कहने लगे, क्या जरूरत है मजलिस की? क्या अब्दुल वाहिद ओवैसी, सलाहुद्दीन ओवैसी, इतने लोगों का कत्लेआम हुआ, इतनी इज्जतें लुटी, इतनी इस्मतें लुटी, इतनी खवातीन बेवा हो गई, इतनी माओं की कोख उजड़ गई, क्या ये काफी नहीं है? क्या और लौटाना चाहते हो, और कटाना चाहते हो? क्या और तबाही और बर्बादी लाना चाहते हो? तो कईयों ने तो कहा कि क्या जरूरत है मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की। उस वक्त में मजलिस ने किसी की परवाह नहीं की, लेकिन मजलिस ने अपनी जिद्दोजहद को जारी रखा। और जब मजलिस ने अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया तो नौजवानों, ये दारुस्सलाम है ना, आज ये दारुस्सलाम भी नहीं था। 70 के दहे में दारुस्सलाम मिला, उससे पहले मजलिस का दफ्तर भी नहीं था, बैठने को जगह नहीं थी, एक टुट्टा कलम और एक कागज का टुकड़ा भी मजलिस का नहीं था। और वो लोग जो आज सवाल करते हैं कि मजलिस ने क्या किया, अरे मजलिस ने कुछ किया या नहीं किया अलग बात है। वो कौम जिसको लोग कहते थे कि यह खत्म हो गई, उस कौम को जिंदा किया, उस कौम को अपने पैर पे खड़ाया, और ऐसा पैर पे खड़ाया कि वो कौम अपने ऊपर मंडलाने वाले खौफ के और मायूसी के बादलों को उचक कर अपने हाथों से हटाया। उस जिंदा कौम का नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है, और आप हैं। अरे गौर करो, गुजरात में कहने वाले कहते हैं कि 2000 लोगों का कत्लेआम हुआ, मुजफ्फरपुर में कहते हैं कि 200 लोगों को कत्ल किया गया, लेकिन मैं और आप जिस सरजमीन पे खड़े हैं, इस सरजमीन पे 1.5 लाख हमारे भाइयों और बहनों का कत्लेआम हुआ। 1.5 लाख की तादाद में मरने के बाद दुनिया की वाहिद कौम होगी
यह सरजमीन दक्कन की कौम जो उठी, दुनिया में दूसरी कोई कौम नहीं उठी जो कौम आज हैदराबाद में उठी। और यह किसकी वजह से? मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जिद्दोजहद की वजह से, गरीब रक्षे वाले बंडी वालों की दुआओं की वजह से, पंचर जोड़ने वालों की दुआओं की वजह से, गरीबों की। आपको मालूम, आज मजलिस का सदर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं, लेकिन एक वक्त था लोग मजलिस को रक्षे वाले झटके वालों की जमात कहते थे। लेकिन आज मजलिस न सिर्फ सरजमीन दक्कन के गयूर हमारे भाइयों और बहनों को बेदार किया, बल्कि आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सारे हिंदुस्तान के अक़लियतों, पसमानदा तबकात, या मैं कहूं बिलखुसूस मुस्लिम अक़लियतों के उम्मीद की किरण अगर कोई है तो वह सिर्फ मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। दारुस्सलाम को हासिल किया। दारुस्सलाम को हासिल करने के बाद दारुस्सलाम में एक स्कूल बनाया, ITI इंस्टीट्यूट बनाया, और यहां पे खड़े नौजवानों को शायद नहीं मालूम, जब हैदराबाद में गुर्बत थी तो लोग साइकिल पे और रक्षा पे फिरते थे। साइकिल और रक्षा पे खंदिल लगाना पड़ता था, लाइट होनी। अगर खंदिल नहीं तो 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये का चालान होता था। मजलिस जब असेंबली में जीत कर गई तो सबसे पहले ये साइकिल और रक्षे पे जो खंदिल लगाने का कानून था, उस पे चालान था, उसको खत्म करवाया। ये मजलिस का काम है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने अपनी जिद्दोजहद को जारी रखा। मैं ये बताना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि मजलिस की नुमाइंदगी का नतीजा है कि आज जिंदगी के हर शोबे हयात में हम आगे बढ़ रहे हैं। वो मुखालिफ जो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पर तनकीद करता है, उस मुखालिफ को मुखालिफत की काबिलियत भी मिली है, तो मजलिस के जूतियों का तुफैल है कि काबिल बना मजलिस से सवाल करने, मजलिस पे तनकीद करने का। अगर मजलिस ना होती तो यह सब कुछ नहीं होता। मैं याद दिलाऊं, यहां बैठे बुजुर्ग इस बात की गवाही देंगे कि कांग्रेस के दौर में इमरजेंसी हुई थी। इमरजेंसी में सारे हिंदुस्तान में जबरी नसबंदी का कानून आया था। जबरी नसबंदी, जबरदस्ती ले जाकर फैमिली प्लानिंग कर दी जा रही थी। कोई और नहीं, इंदिरा गांधी का छोटा बेटा जिसका नाम संजय गांधी था, उसने किस तरीके से दिल्ली के जामा मस्जिद में बुलडोजर चला दिए, कैसे जबरी नसबंदी की। सारे हिंदुस्तान में जबरी नसबंदी का कानून पास हुआ, जबरी नसबंदी होती रही, लेकिन किसी की मां नहीं जनी थी कि उस वक्त सरजमीन दक्कन या हैदराबाद में जबरी नसबंदी की जाए या उसका कानून बनाया जाए। यह मजलिस का काम है। यह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का काम, कारनामा। अरे आज अक़लियती कमीशन है, माइनॉरिटी कमीशन है। यह माइनॉरिटी कमीशन कौन बनाए? मजलिस बनाई। माइनॉरिटी फाइनेंस कमीशन है, कौन बनाए? मजलिस बनाई। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है, कौन बनाए? मजलिस बनाई। हिंदुस्तान में सबसे पहले मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी का क़याम हुआ तो वह आंध्र प्रदेश की असेंबली में, आंध्र प्रदेश की रियासत में हुआ, मजलिस के नुमाइंदगी पर। क्या कहीं हुआ? आंध्र प्रदेश में माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी फाइनेंस कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन
उर्दू एकेडमी और फिर मलिक शूरा का खिताब दिया गया था, तो किसने दिलवाया? मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने। मजलिस का एक तवील सफर है और बहुत सी कामयाबियां हैं, लेकिन आज लोग मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं। और ये जहां मैं यहां खड़ा हूं, अगर अल्लाह यहां की सरजमीन के कंकर को जबान देगा तो ये कंकर गवाही देगी और कहेगी कि हां, कभी यहां पे फिसादात के वक्त मुझ पर खून का खतरा गिरा था और इस गिरे हुए खतरे खून को साफ करने वालों का नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन व सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी व सालार मिल्लत था। अरे आज ये नौजवान नहीं जानते कि ये साबर नगर, ये झिर्रा, ये सब्जी मंडी का इलाका एक वक्त था जब आग की शोलों में था, फिसाद की लपेट में था, कर्फ्यू में था। तो उस वक्त कौन आया इन बस्तियों में आपका मुहाफिज बनकर, आपके घरों में अनाज लेकर दरवाजे पे दस्तक देने वाले का नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। जलते हुए घरों पर पानी लेकर उस आग को बुझाने वालों का नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। नौजवान जो जेल में रहता था, उस नौजवान को जेल से रिहा करवाने वालों का नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। अरे आज फिसाद रुक गया कहते हैं। अरे रुका तो क्यों रुका? दुनिया समझती थी कि हम कमजोर हैं, इसलिए मारते थे, लेकिन आज दुनिया को पता चल गया कि अब हम कमजोर नहीं, हम भी 2020 खेलना बड़े अच्छे से सीख गए, इसलिए फिसाद रुक गया। दुनिया का उसूल है, याद रखो, दुनिया उसी के सामने झुकती है जिसके पास ताकत होती है। अरे आज मजलिस ने काम किया। इल्जाम लगाने वालों, मैं पूछता हूं तुमसे कि तुमने क्या किया? आज ये बैठे हैं बाकरी साहब, इनके वालिद ने मेरे साथ कभी खाने से खाना मिलाकर काम किया। ये सब्जी मंडी में लायक अली साहब आज भी है, जेलों में गए। ये लोग थे जो हम काम करें। अरे नौजवानों, तुम आज बड़ी इत्मीनान की जिंदगी जी रहे हो। मसाइब मुश्किलात की जिंदगी हमारे बुजुर्गों ने देखी है। आज इल्जाम के मजलिस ने क्या किया? अरे मैं बताना चाहता हूं, सुनते जाओ। अगर तुम्हारे सीने में धड़कता हुआ दिल है तो तुम मजलिस के कारनामों को सुनने के बाद अपने आंखों से अश्क बहाने पर मजबूर हो जाओगे। अगर जर्रा बराबर भी ईमान है तो ईमान उन मुखालिफीन को लानत भेजेगा कि इतने काम के बाद भी तुम मजलिस पर तनकीद करते हो। अरे इज्जत से बढ़ के तो कोई चीज नहीं है ना, आबरू से बढ़ के तो कोई चीज नहीं है ना, इत्मीनान से बढ़ के तो कोई चीज नहीं है ना, मां और बहन की इज्जत से बढ़ के तो कोई चीज नहीं है ना। है क्या? बोलो, बताओ। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कोई माए का लाल हमारी मां और बहन की इज्जत पे आंख उठा के देख सकता है क्या? नहीं देख सकता। तो ये किसका काम? मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और आपके इत्तेहाद का कारनामा। इल्जाम लगाने वाले इल्जाम लगाते रहे। अरे हर दौर में हमने काम किया। जब मैं पहली मर्तबा 99 में एमएलए बना, उस वक्त माइनॉरिटी का बजट कितना था? उस वक्त माइनॉरिटी का बजट कितना था? क्या 9 करोड़ था? मुझे अच्छे से याद है, 9 करोड़। जो लोग पूछते हैं मजलिस ने क्या किया, सुनो है दीवानों, ये दीवानों की जमात ने क्या काम किया। आज क्या है माइनॉरिटी का बजट? आज माइनॉरिटी का बजट क्या है?
2000 करोड़ का बजट माइनॉरिटी का रियासत तेलंगाना में है। उस वक्त 9 करोड़ मेरे पहले 5 साल के खत्म पर शायद 29 या 31 करोड़ का बजट हुआ। फिर असद साहब पार्लियामेंट को गए, मैं मजलिस का फ्लोर लीडर बना, तो वहां से बजट बढ़ता गया। 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ होते होते आज अखिलती बहबूद का बजट रियासत तेलंगाना का 2000 करोड़ है। और फिर लोग पूछते हैं कि क्या किया? अरे यहां पे 2000 करोड़ का बजट है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, यह एक छोटी सी रियासत है, लेकिन दिल्ली सारे हिंदुस्तान का बजट है। वहां पे क्या बजट है? सिर्फ 4000 करोड़ है। सारे इंडिया का माइनॉरिटी का बजट 4000 और छोटे से तेलंगाना का बजट 2000। इस 5 साल में इंशाअल्लाह, आइंदा 5 साल में इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि माइनॉरिटी का बजट 2000 से 5000 करोड़ तक पहुंचाएगी मजलिस, और हम सब अरकान असेंबली जिद्दोजहद करके पहुंचाएंगे। यह हमारा काम है। मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगा, यह भी याद दिलाना चाहूंगा, यहां नौजवान खड़े हैं, कई नौजवान जो तालीम का इश्तियाक व शौक रखते थे, कई नौजवान जो डॉक्टर व इंजीनियर बनने का ख्वाब सजाते थे, वो नौजवान जिसके वालिदैन गरीब है लेकिन ख्वाब तो डॉक्टरी का सजाए, इंजीनियर ग्रेजुएट का सजाए, एमबीए का सजाए, एमसीए का सजाए। अरे राजशेखर रेड्डी के दौर में प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं थी। मतलब फर्स्ट से लेकर 10 तक, 12 तक, और फिर उसके बाद स्कॉलरशिप नहीं थी अक़लियतों को और मुसलमानों को। लेकिन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जिद्दोजहद का नतीजा मुझे याद है, मैंने आंध्र प्रदेश की असेंबली में खड़े होकर मुदल्लिल बहस की, मुबाहिस किया, झगड़ा किया, लड़ते रहा कि मुसलमानों को भी प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दो। 40 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया देते थे, बोलते रहा, नहीं सुने। आखिर में मुझे याद है मैं असेंबली में खड़े रहकर कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है ये राजशेखर रेड्डी की हुकूमत है या नरेंद्र मोदी की हुकूमत है। तो राजशेखर रेड्डी उठे, उठकर बोले, अकबर मैं मोदी, मैं मोदी। मैंने कहा, रेड्डी साहब अगर आप मोदी नहीं हैं तो मुसलमानों को भी वही स्कॉलरशिप दे दो जो दूसरे बैकवर्ड क्लास एससीज और एसटीज को देते हैं। तो बोले, क्या नहीं है? मैंने कहा नहीं है। तो हैरत से असेंबली के रिकॉर्ड्स को उठाकर देखो, आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के आर्काइव में जाकर, यूट्यूब में जाकर देखो, मेरी तकरीर है। राजशेखर रेड्डी ने कहा, मुझे हैरत हुई अकबर, मुझे नहीं मालूम। मैं आज ऐलान करता हूं कि मुसलमानों को भी बीसीज के बराबर स्कॉलरशिप दी जाएगी। उस दिन, वो दिन और आज का दिन, अगर कोई गरीब रक्शे वाले, बंडी वाले, पंचर जोड़ने वाले, छोटे कारोबार करने वाले, एक दुकान चलाने वाले, गरीब का बच्चा या बच्ची डॉक्टर बनने का ख्वाब देखती है और मेरिट में सीट ला लेती है, चाहे 55,000 हो, 60,000 हो, 70,000 हो या 1 लाख की फीस हो, वो दाखिला ले लेती है सिर्फ सर्टिफिकेट्स ले जाकर, और उसकी फीस बाद में रियासती हुकूमत अदा करती है। क्या यह काम नहीं, कारनामा नहीं? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो हम पे इल्जाम लगाते हैं, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो,
MBA हो, MCA हो, आर्किटेक्चर हो, फार्मासिस्ट हो, कोई भी कोर्स हो, दाखिला ले ले, पूरी की पूरी फीस रियासती हुकूमत देती है। आपको मालूम सालाना कितनी फीस दे रहे हैं? 480 करोड़ रुपया मुस्लिम स्टूडेंट्स का रियासती हुकूमत अदा करती है। क्या किसी दूसरे रियासत में हो रहा है ऐसा काम? क्या महाराष्ट्र में होता है? क्या राजस्थान में हो रहा है? क्या मध्य प्रदेश में हो रहा है? न सिर्फ ये, बल्कि राजशेखर रेड्डी के दौर में 2000 करोड़ का पैकेज पुराने शहर की तरक्की के लिए हमने हासिल किया। क्या इनकार करेंगे इस बात से? अरे राजशेखर रेड्डी के दौर में अनीसुल उर्वा, नामपल्ली अनीसुल उर्वा हिंदू एंडोमेंट में था, मुकदमा लड़कर हिंदू एंडोमेंट से हासिल करके मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दिलवाया। क्या यह काम नहीं? 300 साढ़े 300 गज की जमीन पर अनीसुल उर्वा था। राजशेखर रेड्डी, रोशया के बाद किरण कुमार रेड्डी, उसके बाद चंद्रशेखर राव, सबसे नुमाइंदगी कर कर आज अनीसुल उर्वा जो उस वक्त 350 गज पे था, आज 5500 गज की जमीन पर अनीसुल उर्वा बन रहा है। क्या यह मजलिस का काम कारनामा नहीं है? 26 करोड़ में इमारत बन रही है अनीसुल उर्वा की। राजशेखर रेड्डी के दौर में हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब पहाड़ी की मौकूफा जमीन को वक्फ बोर्ड के हवाले करवाया। किसने? मजलिस ने। मेरी जिद्दोजहद 50 एकड़ 99/1 सर्वे नंबर में, तो फिर 34 एकड़ वो फ्रूट की मार्केट दिलसुख नगर के पास बन रही है, वहां पर टास्क फोर्स बेगमपेट का ऑफिस पुलिस वालों से खाली करवाया। अरे बड़े लैंड ग्रैबर्स को डरा के खाली करवा सकते हैं, लेकिन पुलिस को खाली करवाना यह भी हुनर मजलिस के पास है। मामूली है पुलिस को खाली कराना। शाहजान कॉलेज के सामने मौकूफा अराजी को हासिल किया। शेख पेट के पास फिल्म नगर से नीचे उतरते हैं, वो लंबी रोड जो 7 टूम्स की तरफ जाती है, उस रोड पर वहां पर भी एक बाउंड्री वॉल है पेट्रोल पंप के बाजू, वो भी वक्फ की जमीन है। किसने हासिल किया? मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने हासिल किया। आलूर की दरगाह 1200 एकड़ जमीन किसने हासिल की? मजलिस ने हासिल की 1200 एकड़। फकीर मुल्ला वक्फ आराजी की 200 एकड़ में से 50 एकड़ जमीन हमने हासिल की। हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह 1666 एकड़ आराजी का मुकदमा मजलिस लड़ रही है। इंशाअल्लाह ताला उसको भी हासिल करेंगे। हकीम शाह बाबा की दरगाह हकीम पेट की 500 एकड़ मौकूफा आराजी का मुकदमा मजलिस लड़ रही है, मैं लड़ रहा हूं। बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी के 3300 एकड़ का मुकदमा मैं लड़ रहा हूं। क्या कोई लड़ रहे हैं? चंगी चरला की जेल 800 एकड़ जमीन मौकूफा, उसका मुकदमा हम लड़ रहे हैं। क्या कोई लड़ रहा है? अरे बातें, इल्जामात, अरे हमने काम किया। अरे लोग कहते हैं कि अकबर ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है। हां, जज्बाती करता हूं, क्योंकि सीने में आग है, नाइंसाफी का शिकवा है, शिकायत है, धोखेबाजी और धोखे का गिला है, हक तलफी का गुस्सा है। इसलिए इस जबान से बाज वक्त आग निकलती है। अगर कोई जानना चाहता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी के अल्फाज में इतना जहर क्यों है, या अगर कोई कहता है कि इतना गुस्सा क्यों है, तो उनसे कहना चाहता हूं
शिकवा व शिकायत सबसे पहली तो यह है कि तुमने मुझे बहैसियत मुसलमान कहकर देखा। अकबरुद्दीन ओवैसी को जब जब भी तुमने देखा तो मुसलमान कह के देखा। काश तुमने मुझे हिंदुस्तानी मुसलमान कह के देखा होता तो शायद यह आग नहीं होती, यह गुस्सा नहीं होता। अरे ये मुल्क जितना नरेंद्र मोदी का है उतना यह मुल्क अकबर ओवैसी का भी है। यह मुल्क जितना मनमोहन सिंह का है उतना ही यह मुल्क अकबर ओवैसी का भी है। यह मुल्क जितना रॉबर्ट वाड्रा का है उतना ही यह मुल्क अकबर ओवैसी का भी है। मुझे दूसरे दर्जे की शहरी की तरह ना देखो। यह मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। आज यही तो शिकायत है कि तुमने नाइंसाफी की, तुमने हक तलफी की, तुमने मेरा खून बहाया, मेरी इज्जतों को लुटाया, मेरी इस्मतों को लुटाया, मेरी माओं के कोकों को उजाड़ा, मेरी बहनों के सुहाग को उजाड़ा, मेरे बस्तियों को खाक की ढेर में तब्दील कर दिया। 70 बरस की आजादी के तारीख में 70,000 फिसादात का तोहफा तुमने मुझको दिया। यही शिकवा है। नौकरियों में हिस्सा नहीं, यह शिकवा है। रोजगार में हिस्सा नहीं, यह शिकवा है। बैंक लोन्स में हिस्सा नहीं, यह शिकवा है। सनत में हिस्सा नहीं, यह शिकवा है। तिजारत में हिस्सा नहीं, यह शिकवा है। सरहद की हिफाजतों में भी मुझे हिस्सा नहीं दिया, यह भी शिकवा है। अरे मैं इस मुल्क का वफादार हूं, इस मुल्क के लिए मरूंगा, मिटूंगा, कट जाऊंगा, लेकिन इस मुल्क के वखार को नीचे होने नहीं दूंगा। लेकिन अफसोस, तुमने जब भी अपने नजरों को उठाकर मेरी तरफ देखा तो शक की नजर से देखा। काश तुम मोहब्बत की नजर से देखे होते तो शायद इस जबान, इस अल्फाज से मोहब्बत तुमको सुनाई देती। जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। तुमने नफरत बोई, तुमने गुस्सा बोया, तुमने नाइंसाफी बोई, तुमने हक तलफी बोई, और आज उस नाइंसाफी, उस हक तलफी के लिए आवाज उठाता हूं तो मेरी आवाज पसंद नहीं आती। अरे किरण कुमार रेड्डी के दौर में भी हमने काम किया, राजशेखर रेड्डी के दौर में भी काम किया, राजशेखर रेड्डी के बाद रोशैया आए, रोशैया के दौर में भी काम किया, किरण कुमार रेड्डी के दौर में 34 एकड़ ली, हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी की जमीन। किरण कुमार रेड्डी के दौर में भी बहुत काम हुआ, लेकिन एक बहुत अहम काम हुआ। एक कांग्रेस के गुलामों, मैं तुमसे पूछूंगा, तुमने क्या किया? मालेगांव का धमाका और उस धमाके के इल्जाम में गिरफ्तार मुसलमान हुआ मालेगांव से। अजमेर शरीफ का धमाका, मुसलमान गिरफ्तार हुआ। अजमेर शरीफ के धमाकों के सिलसिले में मक्का मस्जिद का धमाका हुआ, यहां पर भी मुसलमान गिरफ्तार हुए। मक्का मस्जिद के धमाकों में, मालेगांव में मुकदमा हुआ, अजमेर में हुआ और मक्का मस्जिद का हैदराबाद में हुआ। और हर जगह पर यह साबित हुआ कि जिनको पकड़े थे ये बेकसूर है, ये इन धमाकों में मुलविस नहीं है, बल्कि हकीकत में अगर इन धमाकों के पीछे अगर कोई है तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है, असीमानंद है और उसके बाद कर्नल पुरोहित और दूसरे हैं। है ना ये बात? सही है ना? बच्चे छूट गए,
मालेगांव में भी छूटे, अजमेर में भी छूटे, हैदराबाद में भी छूटे। मालेगांव में छूटे तो कांग्रेस का इख्तियार, अजमेर में छूटे तो कांग्रेस का इख्तियार, हैदराबाद में छूटे तो यहां पर भी कांग्रेस का इख्तियार। लेकिन आपको याद होगा कि किरण कुमार रेड्डी चीफ मिनिस्टर था उस वक्त, मक्का मस्जिद के बेकसूर मुसलमानों की गिरफ्तारी पर ऐसी मुदल्लिल बहस, ऐसी बहस मैंने की, ऐसी लड़ाई मैंने की, ऐसा झगड़ा मैंने किया। जाओ आंध्र प्रदेश आर्काइव्स, लेजिस्लेटिव असेंबली के आर्काइव्स में जाकर देख लो। मुझे याद है आज भी वो जुमले। मैंने किरण से कहा कि किरण कुमार रेड्डी, क्या मुसलमान का खून खून नहीं, क्या मुसलमान की जान जान नहीं, मुसलमान की इज्जत इज्जत नहीं, क्या हमारा माल माल नहीं? इस मुल्क में पानी की कीमत है, हमारे खून की कीमत नहीं। जब बहस हुई तो घबरा गए। उसके बाद किरण कुमार रेड्डी उठे और उठकर बोले, नौजवानों शायद तुमको नहीं मालूम, उस वक्त का चीफ मिनिस्टर क्या बोला मालूम आपको? उठकर असेंबली में कहा, हुकूमत आंध्र प्रदेश उन बेकसूर मुसलमान बच्चों से माफी चाहती है, उनके अफराद खानदान से माफी मांगती है, मुसलमानों से माफी मांगती है कि नाइंसाफी हुई, हमको अफसोस है। क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर मालेगांव पे माफी चाहे? क्या अजमेर में राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने माफी चाही? बताओ कांग्रेस के गुलामों, क्या वहां जबान नहीं थी बोलने के लिए? हिम्मत नहीं थी? जो भी हिम्मत होती है, जबान होती है मजलिस के खिलाफ, वहां नहीं बोलते। अरे उस वक्त किरण कुमार रेड्डी ने उठकर कहा, मिस्टर अकबर, इज दैट इनफ? क्या आई अपोलोजाइज्ड? मैंने माफी मांगी, क्या ये काफी है? मैंने कहा, मिस्टर चीफ मिनिस्टर, माफी मांगना काफी नहीं है, इनके ऊपर धब्बा लग गया, इनकी जिंदगियां तबाह हो गई, आज ये नौकरी नहीं कर सकते, कारोबार नहीं कर सकते। एक एक बच्चे को 5 लाख रुपया देना और इनके लिए एक एक सर्टिफिकेट देना, कहते हुए कि इनका कैरेक्टर अच्छा है, ये अच्छे कंडक्ट रखने वाले बच्चे हैं, ये तालीम याफ्ता है। आंध्र प्रदेश की हुकूमत से गलती हुई, पुलिस से गलती हुई, 5 लाख रुपया भी दिए, कैरेक्टर और गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट भी उन बच्चों को मजलिस ने दिलाया। क्या कारनामा नहीं है ये? क्या काम नहीं है? बाप को बाप नहीं बोलने वालों से हमने माफी मंगवाई। ये मजलिस है, ये मजलिस है, इसका नाम मजलिस है। हमने काम किया और हमारा काम रुका नहीं। किरण के लिए मैंने कहा था, आपको याद होगा, ऐ किरण, तो कांग्रेस की आखिरी किरण होगी, गुमनामी में गुम जाएगा। क्या आप बताओ, क्या आखिरी किरण साबित नहीं हुई? और अगर कोई समझ रहा था कि हक बयानी और हक के लिए तुम हमको जेल में डालकर हमारी आवाज को दबा दोगे, तो दुनिया ने देखा 40 दिन जेल में रहे, लेकिन हम अपने हक बयानी से कभी मुंह नहीं मोड़े और आज भी हम बेबाकी से खड़े होकर आपके हक के लिए, आपके इंसाफ के लिए लड़ते हैं। क्या जेल नहीं गए? क्या जेल में नहीं रहे? कैसी जेल? बड़े बड़े 10 कमरों की बड़ी बिल्डिंग, एक एक कमरे में 100-100 कैदी रह सकते हैं, सबको खाली करा दिया। तन्हा अकेले रखा मुझे 40 दिन। पानी पूछता तो पानी नहीं देते ये बेईमान। पेट में दर्द, खय हो रही है, खून निकल रहा है,
लेकिन इन जालिमों ने कभी ले जाकर दवाखाने में डॉक्टरों को नहीं बताया मुझे। क्या अकबरुद्दीन ओवैसी टूटा? क्या कमजोर हुआ? ना टूटा ना कमजोर हुआ, तुमने पानी को तरसाया। कोर्ट ने ऑर्डर दिया, यह बीमार है, इसको घर का खाना दो। जब ऑर्डर लेकर गए तो जेलर ने कहा, यह ऑर्डर कॉपी आपकी है, जेल से ऑर्डर की कॉपी हमारे नाम पर नहीं आई, हम नहीं दे सकते। यह जुल्म किया। मेरे जख्म कच्चे थे, टाके कच्चे थे, नीचे सो नहीं सकता था, बिस्तर भी नहीं दिया, एक चादर दी और कहा कि या तो यह चादर बिछा लो या यह चादर को ओढ़ लो। जरूरत के लिए जाना चाहता तो अंग्रेजी कमोड नहीं दी, ऐसा बाथरूम दिया, बैठना ना बैठ सकता था ना उठ सकता था, लेटा तो उठ भी नहीं सकता था। खाना दिया इन बेईमानों ने, तो एक दिन मिर्ची भर के देते थे, तो एक दिन नमक भर के देते थे, एक दिन कंकर डाल के देते थे। अरे मेरा अल्लाह और मैं जानता हूं, पाक परवरदिगार की कसम, रसूल अल्लाह की कसम, इतनी तकलीफें उठाई 40 दिन, मैं और मेरा अल्लाह जानता है। ऐसा जुल्म 6 बजे बंद करना होता है कमरों में, 5 बजे मुझे बंद कर देते थे। अरे 6 बजे है ना, तो बोलते नहीं, पूरी जेल बंद करना है तो पहले यहां से शुरू कर रहे। वहां जगन को खुला रखते थे, उस वक्त जगन मोहन रेड्डी भी जेल में था, टीवी था, खाना था, जेल खुली थी, सब सहूलत थी, यहां पानी तक नहीं दिया गया। क्या हम टूटे? कहां कहां नहीं फिर आए। 40 दिन में 8,500 किलोमीटर मुझे फिर आते रहे, कभी निजामाबाद, कभी आदिलाबाद, कभी ले जाकर संगारेड्डी, कहां कहां नहीं फिर आए। क्या आलम था, पुलिस कस्टडी, पूरे कैमराज, 50 पुलिस वाले बंदूक लेके, एक कोई डरा रहा है, धमका रहा है, इंट्रागेशन हो रहा है। अरे ऐसा दिख रहा था कि अकबर ओवैसी को नहीं, उसामा बिन लादेन को पकड़ कर लाए। ये आलम, क्या हम टूटे हुए? पूछना चाहता हूं, क्या टूटे? खैर तन्हाई ने डाल दिए, नहीं टूटे। पानी को तरसाए, नहीं टूटे। खाने को तरसाए, नहीं टूटे। मेरी बीवी और बच्चों को मिलने से रोका, नहीं टूटे। मेरी बूढ़ी मां धक्के खाते खाते हैदराबाद से आदिलाबाद तक आई मुझसे मिलने के लिए, मेरी बूढ़ी मां को मिलने नहीं दिया गया। मेरी बीवी मेरी हालत को देखकर कुटा हुआ गोश्त की एक शामी लेकर आई, तो इन बदमाशों दरिंदों ने उस शामी को खाने नहीं दिया। क्या हम टूटे? अरे ये दियानतदार, ईमानदार, अखलास रखने वाले, मिल्लत इस्लामिया के लिए मर मिटने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है। अरे हमने काम किया, लोग बोले मर गया अकबर ओवैसी, 3 गोलियां खा गया, चाकू मार दिए, छुपा रहे हैं। फिर लोगों ने कहा कि जिंदा है, लेकिन आवाज नहीं है, खत्म हो गया। दुनिया ने देखा, बिस्तर पे से उठा तो ऐसी आवाज लगाई कि 15 मिनट में हिंदुस्तान हिल गया। अरे ये मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। अरे आज हम पे तनकीद करने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुमने क्या किया? केसीआर चीफ मिनिस्टर बने, हां किरण के दौर में एक काम मैंने करवाया था। यहां है खड़े हुए मेरे मुहाफिजीन, ये मेरी सिक्योरिटी, ये लोग हैं, ये पुलिस में
पुलिस के इम्तिहान तेलुगु इंग्लिश में होते थे, लेकिन आज पुलिस के तखर्रुरात के इम्तिहानात तेलुगु, इंग्लिश, उर्दू में भी होते हैं। ये लोग गवाह हैं, मेरे साथ चले थे। आज के डीजी महेंद्र रेड्डी उस वक्त के जिम्मेदार ऑफिसर थे, उनके पास जाकर उर्दू में इम्तिहानात का जियो हमने जारी करवाया। केसीआर आने के बाद, अरे आज कहता हूं, अगर गलत है तो बोल लो, गलत है तो बोल लो। बार 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 मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने यही कहा, ना हमको मिनिस्ट्री चाहिए, ना हमको डिप्टी चीफ मिनिस्ट्री चाहिए। मुझसे भी बोले अकबर साहब आप बन जाओ, नहीं, हमको इख्तिदार पे बैठने की ख्वाहिश नहीं, हमको ख्वाहिश है तो हमारे भाई और बहनों के घरों में चूल्हा जलता हुआ देखने की, हमको ख्वाहिश है तो इनके जिंदगियों में खुशहाली को देखने की, हमको ख्वाहिश है तो हमारे बच्चों को स्कूलों को जाते हुए देखने की, हमारी ख्वाहिश है तो हमारे बीमारों के इलाज के इंतजाम की। हमने किया। शादी मुबारक किसकी वजह से आई? चलो शादी मुबारक। किरण कुमार रेड्डी जाते जाते एक काम कर गया था। वो काम क्या करा था? जो स्कॉलरशिप दी जाती थी, कहा कि 10,000 के बाद जितने रैंक्स होंगे उनको सिर्फ 35,000 रुपीज, 35,000 फीस दी जाती, 10,000 के बाद। और केसीआर साहब आने के बाद मैंने मुतालिबा किया, उनसे कहा कि किरण ने जाते जाते ये काम किया, 10,000 के बाद जो भी फीस होती है बच्चों को देना पड़ रहा है, तकलीफ हो रही है। एक साल पूरी फीस गई, दूसरे साल से फीस सिर्फ 35,000 आ रही है। एक 10,000 रैंक के बाद के मुस्लिम स्टूडेंट को 10,000, 15,000, 25,000 अपने जेब से देना पड़ा। हाँ, करेंगे। असेंबली आई, गड़बड़ किया, लड़ता रहा, झगड़ता रहा, उसके बाद वो अहकाम मनसूख हुआ। 10,000 छोड़ो, अगर मुस्लिम स्टूडेंट का रैंक 1 लाख भी है और वो अगर कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसकी सारी की सारी फीस रियासती हुकूमत अदा करती। ये काम हमने करवाया। क्या किसी ने करवाया? दरगाह बराने शाह साहब खिबला पुराने शहर में 20 करोड़ से वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर, गर्ल्स का एक हाई स्कूल, 26 करोड़ के सरफे से इमारत बन रही है रियासती हुकूमत। फलकनुमा कैंपस, केजी से पीजी तक, मलकपेट, गोलकुंडा जूनियर कॉलेज, चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज, फलकनुमा जूनियर कॉलेज को डिग्री कॉलेज की इजाजत दिलवाई हमने। गोलकुंडा डिग्री कॉलेज हुआ, फलकनुमा हुआ। लोग पूछते ना मजलिस क्या करी, कहता हूं ये किरण कुमार रेड्डी के दौर में गांव में जूनियर कॉलेजेस की इजाजत दे दी और कहा कि सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस खोल लीजिए। सेल्फ फाइनेंस मतलब यह कि वखाराबाद में जूनियर कॉलेज खोल लो, टीचर्स हो ना, आप लोग पैसे दे लेना। 1 साल 2 साल दिए, उसके बाद सैकड़ों हजारों बच्चे और बच्चियां उर्दू मीडियम जूनियर वो डिग्री कॉलेज की सेल्फ फाइनेंसिंग की। जो थे स्टूडेंट्स परेशान थे। गोलकुंडा जूनियर कॉलेज के लेक्चरर्स के पैसे मैंने दिया 2 साल तक। वखाराबाद जूनियर कॉलेज के पैसे मैंने अपने जेब से दिए। असेंबली में लड़कर सारे सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस को माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के जरिए
पूरों की पूरी तनख्वाह दिलाने के अहकामात को जारी करवाए। 900 उर्दू असातिज़ा के तकर्रुर के अलमिया का इजराई करवाई। किसने? मजलिस ने उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ दिलाया। क्या उत्तर प्रदेश में उर्दू दूसरी सरकारी जबान है? क्या बिहार में उर्दू दूसरी सरकारी जबान है? क्या मध्य प्रदेश में उर्दू दूसरी सरकारी जबान है? रियासत तेलंगाना में उर्दू दूसरी सरकारी जबान है। यह काम किसने करवाया? हमने करवाया। सरकारी तकर्रुरात के सारे इम्तिहानात उर्दू में होंगे। यह काम किसने करवाया? हमने करवाया। 66 या 56 जायदादें उर्दू के चीफ मिनिस्टर की पेशी में, गवर्नर के, मिनिस्टर्स के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हमने करवाया। मुस्लिम खबरस्तान के लिए 50 एकड़ की जमीन हासिल की, हमने करवाया। अरे तुमने क्या किया, मैं पूछना चाहता। और यहां नौजवान खड़े हैं, पढ़े लिखे भी लोग होंगे। मैं कहूंगा कि मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा कारनामा, वो काम मैंने करवाया, वो क्या था कि मुस्लिम्स विल बी ट्रीटेड ऑन पार विद एससीज एंड एसटीज का जियो निकलवाया। आप बोलेंगे ये क्या है? एससी एसटी के बराबर मुसलमान। आप बोलेंगे इससे फायदा क्या? जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं, ग्रुप 1 सर्विसेज के जो इम्तिहानात होते हैं ना, उसकी उम्र 35 साल होती है। 35 साल 4 वक्त लिख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। 10th पास करने के पासिंग मार्क्स कितने? 35 ना। इंटरमीडिएट के भी 35 ना। एससी एसटी के पासिंग मार्क्स क्या है मालूम? एससी एसटी के कितने हैं मालूम? एससी एसटी को कितने अटेम्प्ट मिलते हैं सर्विसेज के इम्तिहान में? एक एससी एसटी का उम्मीदवार ग्रुप 1 का इम्तिहान 8 से 10 मर्तबा लिख सकता है, 45 बरस तक लिख सकता है। अब एक मुसलमान भी 45 बरस तक ग्रुप 1 का इम्तिहान लिखता रहेगा। यह काम है एससी एसटी। आप 35 मार्क्स लेके पास होते हैं, एससी एसटी 20 मार्क्स लेके पास होता है। मालूम आपको? मालूम आपको? अब इंशाअल्लाह ये असेंबली के इंतखाबात के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी अपने एमएलएस की फौज को लेकर ये बोलेगा कि उनको 25 मार्क है तो हमको भी 25 मार्क। क्यों? ऑन पार विद एससी एसटी आपने कहा। एससी एसटी को ट्रैक्टर फ्री मुस्लिम किसान को भी मिलेगा। एससी एसटी को फ्री बिजली मुसलमान किसान को भी मिलेगा। हैदराबाद पब्लिक स्कूल जहां पे मैं पढ़ा हूं, एससी एसटी का कोटा है। इंशाअल्लाह हैदराबाद पब्लिक स्कूल में अब मुसलमानों का भी कोटा होगा। अरे ये काम रिजर्वेशन रिजर्वेशन रिजर्वेशन, अरे रिजर्वेशन जब आएगा आएगा। मैंने असेंबली में भी कहा कि 12% के चक्कर में ये 4% तहफ्फुज़ात खतरे में नहीं आना। तो लोग बोले अकबर साहब 12% की बात नहीं करे। अरे 12% होना है, मिलने की, हासिल करने की ख्वाहिश, तड़प, जिद्दोजहद है हमारी, इससे इनकार नहीं। लेकिन इसके चक्कर में ये ना चला जाए, सही है ना? कांग्रेसियां रिजर्वेशन दिए, अरे मजलिस लाई, बाप को बाप नहीं बोलने वाले महाराष्ट्र में नहीं दिए, कर्नाटक में नहीं दिए, राजस्थान में नहीं दिए, आसाम में नहीं दिए, दिल्ली में नहीं दिए, मध्य प्रदेश में नहीं दिए, फिर आंध्रा में क्यों दिए? क्योंकि यहां इनका बाप है, आप है, इसलिए दिए। और आज बोल रहे हैं,
आज बोल रहे हैं 12% तहफ्फुज़ नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। अरे कांग्रेसियों, आज तुमने कहा कि क्रिश्चियंस को देंगे, ये देंगे, वो देंगे, ऐसा देंगे, वैसा देंगे, मुसलमान को ये देंगे, एक्स सर्विसमैन को ये देंगे, इतने घर बनाएंगे, सब बना देंगे। केसीआर ने रिजर्वेशन नहीं दिया। ए कांग्रेस के गुलामों, क्या तुम दोगे? आने के बाद बोल दो ना। केसीआर 40 दिन में नहीं दिया, तुम 40 दिन में दे रहे हैं क्या? वो बोलो, दे रहे हैं क्या? बोलो। नहीं, नहीं बोलते, वो नहीं बोलेंगे, सिर्फ नहीं दिए, नहीं दिए। ठीक है, इन्होंने नहीं दिए, तुम दो ना बाबा। अरे हमको मालूम, अरे ये कांग्रेस वही है। ये कांग्रेस क्या है मालूम? ये कांग्रेस वही है जिसने 70 बरस से हमको और आपको धोखा दिया। धोखेबाज, बेईमानों का अगर कोई नाम है तो वह कांग्रेस है। यही कांग्रेस है जिसने 1951 शायद, यस 1951 में जब जवाहरलाल नेहरू वजीर आज़म हिंदुस्तान थे और उस वक्त वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, अगर गलत नहीं तो जाकिर हुसैन थे। तो सबसे पहले 1951 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती कैरेक्टर, माइनॉरिटी कैरेक्टर पर हमला करने वालों का नाम कांग्रेस है और नेहरू है और उस वक्त के वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। उस आजाद से लेके इस आजाद तक सिर्फ मुसलमानों को रखा, वो भी आजाद बेबस थे। ये भी आज का आजाद भी आज से 10 दिन पहले बोला कि मैं भी बेबस हूं, मुझे मीटिंगों में नहीं बुला रहे, बोले ना। तो ये कांग्रेस है, ये कांग्रेस है। गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट इंदिरा गांधी के दौर में आई। मुसलमान पसमानदा है, नौकरी में पिछड़ा हुआ है, रोजगार में पिछड़ा है। क्या इंसाफ किया इंदिरा ने? 1984 में जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, राहुल गांधी शायद नहीं जानते तुम, 1984 में आरएसएस वालों से खुफिया मुलाकात करी थी। तो किसने? राहुल गांधी, तुम्हारे बाप राजीव गांधी ने जाके आरएसएस वालों से 1984 में खुफिया मुलाकात की थी। आप बोलेंगे इल्जाम, इल्जाम नहीं, वो खुफिया मुलाकात में माहिदा हुआ था राजीव गांधी में और आरएसएस वालों में। वो माहिदा क्या था कि इलेक्शन में हम तुम्हारा साथ देंगे, इलेक्शन के बाद शिलान्यास तुम करवाना। नौजवान नहीं जानते। 84 में इलेक्शन में जीते, जीतने के बाद बाबरी मस्जिद में शिलान्यास कराने वालों का नाम कांग्रेस है। 1948 में जिस मस्जिद में नमाज हो रही थी उसका ताला खुलाकर मूर्ति रखवाने वालों का नाम कांग्रेस है। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों का नाम कांग्रेस है। बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद काले झंडियां लेकर मासूम नौजवान एहतजाज में घरों से बाहर निकला तो सरों और सीनों पर गोलियां चलाने वालों का नाम कांग्रेस है। सारे हिंदुस्तान में हजारों की तादाद में ताड़ा के कानून में गिरफ्तार करके नौजवानों को जेल में डाल दिया था। जेल में डालने वालों का नाम कांग्रेस है।
टाडा के बाद पोटा निकाला। यहां वकील साहिबा बैठी है, अगर गलत हूं तो बोलेंगे वो। पोटा कानून भी इन्होंने निकाला मुसलमानों के लिए। महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट, मको का कानून बनाया। बस पकड़ लिया तो जमानत भी नहीं। मकोका की तरह कानून आंध्र प्रदेश के असेंबली में भी बन रहा था, उसको किसने रोका? मजलिस ने रोका। ये कांग्रेसी आज बड़े हमदर्द बन के आए। सोनिया गांधी आई, नई नई सियासत में आई, हम भी मिले, हमको तयकुन दिया, कहा ओवैसी साहब सही है, ना इंसाफी हुई, अब नहीं होगी, मैं इंसाफ करूंगी। तयकुन दिया, कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत जो हुई वो गलत है, हम इस पे माफी मांगते हैं, इंसाफ हम करेंगे। और उसी का नतीजा था कि हम इनके साथ थे, सोनिया गांधी के तयकुन की वजह से साथ थे, और मुसलमानों और हमारे लिए मोहब्बत की वजह से हम कांग्रेस के साथ थे। ये आजकल के ये जो गांधी भवन के गुलामते हैं ना, इनकी वजह से नहीं थे। अरे आज ये कांग्रेसियों, तुम पूछते हो कि मजलिस ने क्या किया? कहते हैं कि हिंदुस्तान की तारीख की सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर, सबसे हिम्मत वाली, जिसको मां दुर्गा का अवतार कहते हैं, इंदिरा गांधी बोलते हैं ना इसको, मां दुर्गा का अवतार, ताकतवर, जानदार, मजबूत, सबसे पॉपुलर, ताकतवर वजीर आजम। ऐ राहुल, अरे तेरी दादी और उस वक्त की दुर्गा मां दारुसलाम को आई थी, दारुसलाम को आई थी। दारुसलाम से कहा कि मैं माफी मांगती हूं अलीगढ़ के मामले में। मजलिस क्या करी, क्या करी, क्या करी? अरे गुलामों, तुम्हारी अम्मा दारुसलाम को आए हमारे पास, ये मजलिस करी, और पूछते हो कि मजलिस क्या करेगी? अरे क्या करेगी आइंदा जलसे में बोलूंगा, मगर इतना जरूर बोलूंगा, वक्त ही बताएगा। सोनिया से लेके राहुल अगर शादी कर लिया तो उसकी होने वाली औलाद सब इंशाअल्लाह दारुसलाम को आएंगे, हमारी ताकत के सामने झुकेंगे और हम उनको झुकाएंगे। इनकी मां झुकी, इनकी हैसियत क्या? जाके गले मिल रहे, गले मिल रहे, और बोल रहे हैं अकबर साहब ऐसा बोले, अकबर साहब वैसा बोले। राहुल को बोले निशाना मोदी था, बोले ना। अरे मैं जो बोला क्या गलत बोला? सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को क्या कहा? आप बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। क्या बोला? अरे बोलो बाबा। हाँ, नहीं बोले? बोले ना। और हम बोलते तो बोलते, आप बोल रहे, मैं नहीं बोला भाई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी कहूंगा, मैं नहीं बोल रहा हूं, सोनिया गांधी ने कहा था ये मोदी को, और आप उसके गले लगे। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। सिर्फ ये पूछूंगा, बाबा राहुल, गले मिले वक्त गैस की बुआई नाले में से जो मोदी साहब निकाले, क्या आलम है? वाह, आप बताओ क्या हाल है हो गया है मुल्क का। अरे मजलिस कहती थी कि ये मोदी में कोई काबिलियत नहीं। क्या बोला इस मोदी ने? पहले शौचालय बाद में देवालय। मैं क्या बोला?
याद होगा 5 बरस पहले कितने शौचालय बनाए मिस्टर मोदी। आज भी आधे से बढ़ के हिंदुस्तान रेल के पटरियों पे फारिग हो रहा है, और वो आधा वहां हो रहा, आधा घरों में जो हो रहा, उससे जो नालियों में जो फुजला जा रहा, उससे हमारे मोदी साहब गैस निकाल रहे। क्या वजीर आजम है। आप बोलिए। अब मैं बोला तो बोलते ऐसा बोले। प्लास्टिक सर्जरी क्या इन्होंने बोले? स्टेम सेल इन्होंने बोले? बोले या नहीं बोले? अरे ऐसा जोर से बोलो ना। क्या इन्होंने नहीं बोले? प्लास्टिक सर्जरी की वजह से मेरा जहन कहता है, मेरी सोच कहती है मित्रों, नहीं बोले? और फिर बोले कि कुंती से करण कैसे पैदा हुआ, तो स्टेम सेल बोले। बोले या नहीं? प्लास्टिक सर्जरी के बारे में क्या बोले या नहीं बोले? कि प्लास्टिक सर्जरी था गणपति महाराज का, वो इंसान का सर निकल के हाथी का आया, क्या ये बोले या नहीं बोले? अरे आप बताओ। अरे मैं बोलूं तो बड़ी तकलीफ होती। अकबर साहब चाय वाला बोल रहे, ऐसा बोल रहे। अरे मैं नहीं बोल रहा हूं। क्या डीमोनेटाइजेशन के वक्त नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा कि मैं एक जमाना था चाय बनाता था, लोग कड़क चाय, नरम चाय, लाइट चाय बोलते थे। बोले नहीं बोले? अरे चाय वाला खुद अपने आप को चाय वाला बोल रहा है, वो बोलता है तो एतराज नहीं, मैं बोला तो एतराज। ये कैसी बात? क्या नहीं बोला? मैं तो फकीर हूं, झोला लिया चला जाऊंगा। बराबर मिस्टर मोदी, तुम्हारे वक्त पूरे हो गए, तुमको जाना ही पड़ेगा। 2019 में तुम जाओगे, तुम्हारे इख्तिदार का खात्मा होगा। लेकिन जाते जाते सिर्फ झोला नहीं ले जाना, चाय की केतली और चुल्ला भी ले जाना। अगर कोई नहीं दिया हम दे देंगे। अरे हम भी बहुत बोल सकते हैं। इतना बोलूंगा, याद रखो, मेरी आतिशनुमाई के सामने तुम बेबस नजर आओगे, अपने आप पे तुमको शर्म आएगी। अभी तो शुरू हुआ ना, पहला जलसा है अल्लाह रे बोल के। अभी 40 दिन हैं, हम बोलेंगे, बताएंगे क्या किए। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ बातें। हम तो वोट नहीं दिए, लेकिन जिन लोगों ने मिस्टर मोदी को वोट दिया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, शौचालय बने? सरहद की हिफाजत सही हो रही? डीमोनेटाइजेशन अच्छा था? जीएसटी अच्छा है? 15 लाख आ गए? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कश्मीर आज देखो किस दहाने पर खड़ा है। इंतखाबात हुए तो 2%, 3% पोलिंग हुई, जमहूरियत को खत्म कर दिया इनकी नाकाम हुक्मरानी। आज हमारे बहादुर सिपाही, फौजी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस आज 250 से जायद की तादाद में शहीद हो गए हमारे मुल्क की सरहद को हिफाजत करते हुए। कोई जवाब है? कोई जवाब है? नहीं है। सिक्योरिटी कैंप्स पर, फोर्सेस के कैंप्स पर हमले हो रहे हैं, नक्सलाइट्स मार रहे हैं, और ये कहते हैं नहीं अब सब हो गया। मेरे पास आदाद शुमार है, अखलाक को मारा, जाहिद को मारा,
अंसारी की दाढ़ी खींची, हाफिज कुरान को मारा, 8 बरस के बच्चे को मारा, एक को जिंदा जला दिया। कभी लव जिहाद, कभी घर वापसी, कभी रामजादे फुलाजादे, कभी कहते हैं कि हर एक मुसलमान के सीने में राम का खून है। क्या क्या नहीं कहे। बीफ के नाम पर गौ विजिलेंटिस्ट, गौ रक्षक मार रहे हैं, जान ले रहे हैं, जिंदा जला रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में बीफ रखे तो मार खाएंगे, बीफ खाए तो जान से मार देंगे, बीफ की निशानी मिली तो जला देंगे। लेकिन आपको मालूम नहीं मालूम, तो यहां प्रेस वाले भी खड़े हैं, ये लोग अकबर ओवैसी की तकरीर में से ये निकालते वो निकालते, चलाते। अरे ये भी तो चलाओ ना कभी। नरेंद्र मोदी आने के बाद 2014 में 20 लाख मेट्रिक टन बीफ हिंदुस्तान से बाहर गया। कितना? 20 लाख मेट्रिक टन। 2015 में 18 लाख मेट्रिक टन, 2016 में 18.5 लाख मेट्रिक टन, 2017 में 16 लाख, 2018 में 18.5 लाख मेट्रिक टन। अब तक मोदी के हुकूमत में कितना? 2 करोड़ नौकरियां तो नहीं मिली। 2 करोड़ नौकरियां देते बोले थे ना, 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिले। हिंदुस्तानी बीफ नहीं खाना, हिंदुस्तानी बीफ नहीं रखना, मगर हिंदुस्तान 5 बरस में 2 लाख करोड़ मेट्रिक टन बीफ दुनिया को खिला चुका। वाह 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 वाह, क्या है? अरे गांव रक्षकों, यहां भी एक रहता ना, हर थोड़ा दिन को बड़ करता, नाम लेना नहीं चाहता। अरे वो तो मेरे पैर की जूती का धूल है। अरे छोटा कीड़ा है, जब चाहे मसल दूंगा। अरे कीड़े, ऐ धूल, ऐ गिलाजत के टुकड़े, तुझसे बोलूंगा, यहां बहुत बड़ा गौ रक्षक बन के फिर रहा ना। 2 करोड़ बीफ हिंदुस्तान से बाहर चले गई। जाके बीफ एक्सपोर्टर्स को मारना, उनको रोकना, वहां रोकने की हिम्मत नहीं है। बाकरे पहलवान चड्डों में से मोने पलट गए, बड़े बड़े बन रहे हैं। अरे बताओ क्या गलत है? जाओ पोर्ट पे बीफ एक्सपोर्ट को रोको, जाओ बीफ को कटने से रोको। नहीं, हिंदुस्तान नहीं खाना, दुनिया खाओ, जितना खाते खाओ। क्या है बताइए? आज मंजलस ये बोलती है ना, तो इसलिए इनको बुरा दिखता है। अरे ये समझते हैं कि ये मुल्क में सब गूंगे हैं, इनके पास ही जबान है। नहीं बाबा, तुम्हारे से बड़ी जबान हमारी है। अब तो शुरू हुआ है, इंशाअल्लाह बोलेंगे। 10 बजने को 1 मिनट बाकी है। इंशाअल्लाह बाकी तकरीर बड़े बाजार याकुतपुरा में है, होगी। मजलिस का निशान क्या है? मजलिस का निशान क्या है? जोर से फैलाओ, जबरदस्त फैलाओ और दबा के मारो। इंशाअल्लाह मजलिस जीतेगी। सलाम अलैकुम।